चलिए फिर जहां पर चैप्टर 2 को खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। हाय, दिस इज शिवानी और आप सुन रहे हैं वैम्पायर रोमांस का चैप्टर 3 खूनी प्यास। 2 साल पहले रात का वक्त था। वेस्ट साइड के एंटर पॉइंट पर 2 लोग बात कर रहे थे। वहां आसपास का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरे की वजह से सब ढका हुआ था और ठंड भी ज्यादा थी। प्लीज क्यों हम साथ नहीं रह सकते? रितु ने रोते हुए कहा। नहीं रह सकते, प्लीज समझने की कोशिश कर। सिद्धार्थ रितु की तरफ देखकर उसे समझाते हुए बोला। पर मैं बहुत प्यार करती हूँ सीड, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रितु रोते हुए सिद्धार्थ का हाथ पकड़ती हुई बोली। बस कर, कोई किसी के बिना मर नहीं जाता। और तुम तो बोलते हुए सिद्धार्थ रुक गया। ये सब इसीलिए ना क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई बताई और इसीलिए अब तुम मुझसे नफरत करते हो। बोलते हुए रितु बहुत ज्यादा रोने लगी थी। बस कर ये सब, वैसे भी तुम जैसे दरिंदों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। सिद्धार्थ मुंह फेर कर बोला। पर मैंने किसी को नहीं मारा, आज तक एक भी इंसान का खून नहीं पिया। फिर किस बात की सजा? भूख लगती थी तो जानवरों का खून पी लेती थी, वो भी किसी ने जब जानवर को मारा हो तब, या फिर वो मर चुका हो तब। मैंने ये जिंदगी अपने लिए नहीं मांगी थी। रितु रोती हुई बोली और फिर से सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। बस कर और छोड़ मुझे, मेरे पास और भी बहुत काम है। और भूल जाना कि कोई सिद्धार्थ था। बोलकर सिद्धार्थ ने अपना हाथ छुड़ाया और वहां से जाने लगा। प्लीज सीड, मत जाओ। मैं इन सबसे पूरी दुनिया से तुम्हें बचा लूंगी। मैं बहुत स्ट्रांग हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी ताकतवर बनी। प्लीज। रोती हुई रितु घुटनों पर आ गई, पर सिद्धार्थ नहीं रुक, वो बस वहां से जाने लगा था। मैं खुद को खत्म कर दूंगी, सुना तुमने? आई प्रॉमिस, जिस दिन तुम मिलोगे वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रितु जमीन पर बैठी चिल्लाई, पर सिद्धार्थ नहीं रुका। मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा रितु, ताकि तुम हमेशा जिंदा रहो। आंखों में आंसू लिए सिद्धार्थ बिना मुड़े वहां से चला गया। रितु बस वही बैठी रोती रही। सिद्धार्थ अपनी यादों से बाहर आया। चल जल्दी बैठ, भाविक अंदर बैठते हुए बोला। सिद्धार्थ अपने सामने खड़ी मिलिट्री की गाड़ी को ही देखे जा रहा था। जल्दी कर, उस लड़की की वजह से बस थोड़ा ही टाइम मिला है, सब आ जाएंगे। प्रशांत सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोला ही था कि वहां हलचल होनी शुरू हो गई। रितु का दर्द में मुस्कुराता हुआ चेहरा अभी भी सिद्धार्थ को याद आ रहा था। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, पर भाड़ में गई किस्मत। बोलते हुए सिद्धार्थ 2 कदम पीछे हटा। ये कक क्या कर रहा है? भाविक हकलाता हुआ बोला। वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। बोलते वक्त सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। क्या बोल रहा है साले, अंदर बैठ। भाविक गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोला। तभी पिशाचों की आवाज आने लगी। मेरी फिक्र मत कर, मैं तुझे कॉलेज जाने वाले पहाड़ी रास्ते पर ही मिलूंगा, भरोसा कर। बोलकर सिद्धार्थ मुड़कर वापस ऊपर की तरफ भागा। इसकी माँ की। बोलकर भाविक ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया कि जेकोब ने भाविक का हाथ पकड़ लिया। छोड़ मुझे, भाई है वो मेरा। भाविक गुस्से से जेकोब की तरफ देखकर बोला। एक के बदले इतने सारे लोगों की जान ज्यादा कीमती है, जेकोब ने भाविक को समझाते हुए कहा। भाविक कोई रिएक्शन दे पाता उससे पहले ही प्रशांत ने गाड़ी चला दी। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। भाविक चलाया, तभी जेकोब ने उसके गले पर जोर से वार किया और वो दीपक के साथ ही बेहोश हो गया। पीछे तीनों बेहोश पड़े थे। घसीटते वक्त दीपक काफी हल्ला मचा रहा था तो जेकोब ने उसे भी बेहोश कर दिया था। गाड़ी पूरी रफ्तार से वेस्ट साइड के एरिया से बाहर निकलने वाले रास्ते पर चल पड़ी थी। गेस्ट हाउस के अंदर रितु दर्द से चिल्लाती हुई जमीन पर गिरी हुई थी और भ्योमा का प्यादा यानी उसका चमचा पिशाच जोर जोर से उसके पेट में लात मार रहा था। साली हरामी, हमें बताएगी। 2 साल से ना कुछ खाया ना कुछ पिया, सारी ताकत इसकी खत्म हो गई है। बची कूची ताकत भी उस इंसान को बचाने में लगा दी। वो पिशाच रितु की पीठ पर पैर रखता हुआ बोला। दोनों हंसे जा रहे थे। बस कर रंगा, अब मैं भी तो देखूं कितनी कमजोर हो चुकी है। 2 साल पहले तो इसकी खूबसूरती के काफी चर्चे थे। हमारी क्वीन भी इसकी तारीफ करती थी, यहाँ तक कि 12 रॉयल गार्डियन में भी इसे आने के लिए क्वीन ने खुद न्योता भेजा था। भ्योमा बोला। क्या? रंगा चौंका। हाँ, अरे पागल थी जो वो ऑफर ठुकरा दिया। 12 गार्डियन की ताकत किसी भी देश की सरकार को पलक झपकते ही खत्म कर सकती है, और इसने वो ताकत खुद अपने पैरों से ठुकराई थी। भ्योमा गुस्से रितु की तरफ देखकर बोला। नफरत है मुझे इन जैसी औरतों से और वैम्पायर से। सालों की अक्ल हमेशा घुटनों में ही रहती है। घुटनों पर बैठे भ्योमा रितु के बाल खींचते हुए बोला। रितु का सर ऊपर उठा। देख तो आज कितनी बदसूरत लगती है। भ्योमा बोलते हुए हंसने लगा। सही कहा बॉस, ये तो आपकी दासी बनने के लायक भी नहीं है, रंगा बोला। तभी सिद्धार्थ वहां आ पहुंचा।
सभी उसे देखने लगे। वो सीढ़ियों के पास खड़ा था। ये देखो, आ गया वही पुराना शिकार। भला इंसान कब से वैम्पायर पर तरस खाने लगे। व्योमा सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला। सिद्धार्थ 2 कदम आगे आया। भागो, ऋतु मुश्किल से बोली। सिद्धार्थ ने ना के इशारे में अपना सिर हिलाया। व्योमा खड़ा हुआ। प्लीज उसे कुछ मत करना, ऋतु मुश्किल से बोली। अच्छा, पर क्यों? व्योमा तंज कसते हुए बोला। तभी जोर से रंगा ने ऋतु की पीठ पर एक और लात मारी। इंसान की लात और एक वैम्पायर की लात में जमीन और आसमान जितना फर्क था। अगर कोई इंसान होता तो कमर के हिस्से से उस लात की वजह से 2 टुकड़े हो जाते। प्लीज भागो सीड, ऋतु अपनी टूटी हुई बिखरी आवाज में बोली। सिद्धार्थ 1 कदम आगे आया और घुटनों पर बैठ गया। ये देखकर ऋतु उठने की कोशिश करने लगी। प्लीज व्योमा, मैंने तुझे ताकत और ये वेस्ट साइड एरिया दोनों ही दे दिया था। मेरे सीड को जाने दे, ऋतु व्योमा की तरफ देखकर बोली। अच्छा, तो इसकी वजह से तूने अपना सब कुछ छोड़ दिया था? इस इंसान की वजह से? व्योमा हैरानी से बोला। बॉस, इंसान और वैम्पायर, रंगा बोला। फिर दोनों हंसने लगे। प्लीज उसे जाने दो, सिद्धार्थ हाथ जोड़ता हुआ बोला। चुप कर साले, कभी देखा है शेर के मुंह से अपना निवाला या हाथ में आया हुआ शिकार जाते हुए? व्योमा बोला और आगे बढ़ा। मत कर, ऋतु गुस्से से बोली। गलती मेरी थी जो तुझे तोड़ दिया। टूटा में था तू नहीं जो तुझे अकेला छोड़ दिया। सिद्धार्थ अपने कान पकड़कर माफी मांगता हुआ ऋतु से बोला। मजनू और लैला, क्या बात है, शिकार करने में मजा आएगा। व्योमा अपनी जीभा को होठों पर फेरता हुआ बोला। ऋतु सिद्धार्थ को देखे जा रही थी। तूने कहा था ना कि तू मुझसे प्यार करती है, मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तू मेरे लिए स्ट्रांग बनी है, तो ले, मैं तेरे लिए वापस आया हूँ। तेरा था, हूँ और हमेशा तेरा ही रहूंगा। बचा ले अगर मुझे बचा सकती है तो। आज हमेशा के लिए मैं तेरा हुआ। सिद्धार्थ आंखों में आंसू लाते हुए बोला। बॉस, खत्म करो इसे, साला इमोशनल डायलॉग मार रहा है, गुस्से से रंगा बोला। आज तू गया सांभा। व्योमा सिद्धार्थ के पास आकर हंसते हुए बोला और अपना हाथ सिद्धार्थ के सिर पर रखा। फिर सिद्धार्थ के बाल खींचकर अपने एक हाथ से उसकी गर्दन को निशाना बनाकर सिद्धार्थ को हवा में उठाया। ऋतु अपनी आंखों से सामने अपने सिद्धार्थ को देख रही थी। ओ नहीं, ऋतु बोली, फिर अचानक से चिल्लाई, नहीं, और उठकर व्योमा की तरफ भागी। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि अचानक से तेज हवा की लहर उठी और रंगा पीछे कोने की दीवार से जा टकराया। आसपास की दीवारों पर दरारें पड़ गईं। पूरी ताकत से ऋतु के भागने की वजह से गलियारे का फ्लोर पूरा टूट गया और टुकड़े हवा में तैरने लगे। व्योमा ने देखा ही था कि ऋतु ने उसका गला पकड़ा और उसे जोर से सीढ़ियों के पास वाली दीवार पर जा पटका। उसके मुंह से खून निकलने लगा। ताकत ऋतु ने अपने इस एक वार में इतनी झोंक दी थी कि दीवार टूटने लगी थी। सॉरी, माफ कर दे, बोलते हुए व्योमा डर के मारे कांपने लगा। वही रंगा खड़ा तो हुआ था, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई अपनी जगह से हिलने की। जाकर झानुम में सड़ना, ऋतु गुस्से से बोली और एक ही झटके में व्योमा की गर्दन तोड़ दी। व्योमा वहीं जलकर राख हो गया। व्योमा 300 साल से पुराना था, इसीलिए उसकी ताकत बाकियों से ज्यादा थी और इसीलिए वो औरों की तरह सिकुड़ नहीं गया, बल्कि जलकर राख हो गया था। ऐसा क्यों था ये आगे पता चलेगा। ऋतु ने फिर रंगा को देखा। भाग यहां से, इससे पहले मैं अपना इरादा बदल दूं, ऋतु गुस्से से रंगा को देखती हुई बोली। जी, रंगा बोला पर भाग नहीं पाया। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। रंगा जो नजारा देखा उसके बाद तो उसके पैर मुश्किल से हिल रहे थे। रंगा बड़ी मशक्कत के बाद चलकर बाजू की रूम में जाकर छिप गया था। ऋतु ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। अब याद आई मेरी, ऋतु अपनी नम हुई आवाज में बोली। सॉरी, सिद्धार्थ ऋतु की आंखों में देखता हुआ बोला। अगर इतना ही प्यार था तो क्यों छोड़कर गए मुझे, ऋतु सिद्धार्थ के नजदीक आती हुई बोली। जाना पड़ा, मजबूरी थी, सिद्धार्थ सर झुकाए बोला। यकीन कर, एक भी दिन, सिद्धार्थ बोल ही रहा था कि ऋतु उसके ऊपर आ गिरी। रिट्स, सिद्धार्थ बोलते हुए हड़बड़ाया और ऋतु को पकड़ लिया। लगता है बहुत ज्यादा कमजोरी आ चुकी है, सिद्धार्थ ने ऋतु की तरफ देखकर बोला। ऋतु का शरीर सफेद पड़ गया था, मानो खून की भयानक कमी हो गई हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा रिट्स, बोलते हुए सिद्धार्थ ने ऋतु को अपनी बाहों में उठाया और नीचे जाने लगा। जैसे ही नीचे उतरा, पिशाच अंदर आ गए। ओ नो, सिद्धार्थ खुद से बोला कि तभी सभी पिशाच ने सिद्धार्थ को देखकर सिद्धार्थ पर हमला किया, पर तभी सिद्धार्थ हड़बड़ाकर पीछे हटा और पीछे के दरवाजे से लड़खड़ाते हुए बाहर जा गिरा। पिशाच जैसे ही बाहर आए, सभी जलकर खाक होने लगे। सिद्धार्थ ने देखा आसमान में बादल हट रहे थे, जिस वजह से धूप निकलकर जमीन पर आ रही थी। तभी अपनी बाहों में बेहोश ऋतु पर सिद्धार्थ की नजर गई। वो भी हल्की सी जल रही थी। ऋतु, सिद्धार्थ पलटा और ऋतु के ऊपर आ गया। तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगा, समझी?
सिद्धार्थ ने बोलकर अपना जैकेट उतारा और ऋतु के ऊपर रख दिया। अब क्या करूं मैं? सिद्धार्थ ने खुद से पूछा और ऋतु के पैरों की तरफ देखा। ऋतु के पैर जल रहे थे। ये देखकर सिद्धार्थ ने ऋतु को उठाया और कोने पर जहां अभी भी छाव थी वहां लेकर गया। सिद्धार्थ ने आसपास देखा। उसने देखा सामने एक कार पड़ी थी। सिद्धार्थ ऋतु को वहीं छोड़कर कार के पास गया। इसे स्टार्ट कैसे करूं? सिद्धार्थ बोलते हुए सोचने लगा। तभी उसकी नजर सामने की दुकान पर गई। सिद्धार्थ दुकान की तरफ गया। दुकान खाली थी। तभी फर्श पर एक लाश पर उसकी नजर गई। कल रात को तो खुली हुई थी, यानी ये भी कल रात ही। सिद्धार्थ बोलते हुए रुका और आसपास देखने लगा। फिर टेबल की दूसरी तरफ अंदर कूदा और चाबी ढूंढने लगा। हंस, मिल गई। सिद्धार्थ चाबी को देखकर बोला और फटाफट गाड़ी में बैठकर गाड़ी को ऋतु के पास लेकर आया। सिद्धार्थ बाहर आया और ऋतु को उठाकर गाड़ी के पीछे सीट पर लेटा दिया। फिर ऋतु को ठीक से दूसरे कपड़ों से कवर कर दिया ताकि धूप की वजह से ऋतु का शरीर जलने ना लगे। ऋतु को ठीक से लेटाने के बाद सिद्धार्थ ने गाड़ी का दरवाजा ठीक से बंद किया और आगे आकर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। सिद्धार्थ वेस्ट साइड से बाहर आने लगा था। वहां खामोशी थी। किसी को भी पता नहीं था कि उनके साथ कल क्या हुआ था, क्योंकि वेम्पायर की अजीब सी खासियत में से एक सबसे खतरनाक खासियत ये थी कि वो जब भी खून चूसते थे तब सामने वाले की यादें मिटा देते थे ताकि वो जिंदा बच जाए तब भी उन्हें कुछ भी याद ना रहे। इसी एक खूबी की वजह से 90% देश की आबादी वैम्पायर के बारे में कुछ नहीं जानती थी और सरकार में भी कुछ ही अधिकारी इसके बारे में जानते थे। कुछ वैम्पायर थे तो कुछ दलाल थे। वही कुछ पीसफुल लाइफ चाहते थे, इसीलिए अपना मुंह बंद करके रखा हुआ था, वरना कब का युद्ध छिड़ चुका होता। सिद्धार्थ दिल्ली से थोड़े बाहर बंद पड़े अपने फार्म हाउस पर आया। जब तक ऋतु ठीक नहीं हो जाती वो ऋतु को लेकर बाहर नहीं जा सकता था। टोल टैक्स वाले रास्ते पर अगर उसे रोक दिया जाता तो दिक्कत हो सकती थी, इसीलिए वो अपने फार्म हाउस पर रुका था। उस फार्म हाउस पर पिछले 1 साल से कोई नहीं आया था। सिद्धार्थ गाड़ी से बाहर निकला और दरवाजे के पास जो अलार्म सिस्टम लगी हुई थी उस बॉक्स को खोलकर एक डुप्लीकेट चाबी निकाली। सिद्धार्थ ने अपने मम्मी पापा से बचकर एक डुप्लीकेट चाबी बनाई थी ताकि ऋतु को यह जगह दिखाने लेकर आ सके, और जब आज आया तो ऋतु की हालत ही बदतर बन चुकी थी। सिद्धार्थ किसी तरह ऋतु को लेकर कमरे में दाखिल हुआ और चद्दर हटाकर ऋतु को बेड पर सुला दिया। फार्म हाउस 2 एकड़ में फैला हुआ था। सिद्धार्थ आसपास देखे जा रहा था। शायद से कोई है तो नहीं, यही कंफर्म कर रहा था। सिद्धार्थ ने पास आकर ऋतु पर नजर घुमाई। ऋतु के गाल सिकुड़ गए थे। सिद्धार्थ ने देखा खुश रहने वाली ऋतु मायूस हो चुकी थी और साथ में पतली भी इतनी कि हड्डियां तक दिखने लगी थी। सब मेरी वजह से हुआ, प्लीज माफ कर दे। तू जो बोलेगी वो मैं करूंगा, बस एक बार होश में आ जा। सिद्धार्थ ऋतु का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला। इस वक्त सिद्धार्थ ऋतु के पास ही बैठा हुआ था। रात के 9 बज रहे थे। सिद्धार्थ का फोन बज उठा। सिद्धार्थ ने फोन उठाया। कहाँ है तू? भाविक गुस्से बोला। मैं ठीक हूँ, मम्मी पापा से मिलने आया हूँ। सिद्धार्थ झूठ बोलते हुए भाविक से कहता है, तू वहां से निकला कैसे और वो लड़की? भाविक बोल ही रहा था कि सिद्धार्थ ने उसे बीच में ही रोक दिया। यार मम्मी पापा साथ में है, तू मरवाएगा यार, बाद में आकर बात करता हूँ कल, सिद्धार्थ ने कहा। अच्छा ठीक है, पर कल सब कुछ बताना, एक भी डिटेल्स मिस नहीं होनी चाहिए, समझा? भाविक बोला। हाँ मेरे भाई, समझ गया, चल बाद में आकर सब बात करता हूँ, बोलकर सिद्धार्थ ने फोन रख दिया। क्या हुआ? नैना पूछा। कुछ नहीं, वो ठीक है, बस मम्मी पापा के साथ है तो बात नहीं कर सकता। भाविक ने अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा। चलो वो ठीक है, इतना काफी है, अंकिता बोली। वही फार्म हाउस पर सिद्धार्थ बेचैन था। ऋतु को होश नहीं आ रहा था। क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी कमजोरी, अब कैसे ठीक करूं मेरी ऋतु को? सिद्धार्थ ने खुद से पूछा। तभी उसे याद आया, यस कमजोरी, वो बोला और किचन की तरफ भागा। वहां से एक चाकू लेकर ऋतु के पास आया। आई होप ये वर्क कर जाए, बोलकर सिद्धार्थ ने अपने हाथ की उंगली पर एक कट लगाया। दर्द तो हुआ, साथ में थोड़ा डर भी लगा, पर फिर हिम्मत करके सिद्धार्थ ने खून की 5 या 6 बूंदें ऋतु के होठों पर डाली। सिद्धार्थ ने ध्यान से देखा, धीरे धीरे खिसक कर खून की बूंदें होठों से होकर मुंह के अंदर चली गई। सिद्धार्थ ने महसूस किया अभी भी कोई रिएक्शन नहीं था। ऋतु मानो बेजान सी पड़ी थी। सिद्धार्थ नजदीक गया और ऋतु के चेहरे को देखकर बोला, प्लीज उठ जा, तुझे मेरी कसम है यार। सिद्धार्थ की आंखों में पानी आ गया था। सिद्धार्थ का चेहरा ठीक ऋतु के चेहरे के ऊपर था। आंसू की बूंद नीचे ऋतु के होठों पर गिर रही थी और होठों से होकर ऋतु के मुंह में चली जा रही थी। सिद्धार्थ ने आंखें खोली और ऋतु को देखने लगा। क्या हालत हो गई है, कितनी खूबसूरत थी और आज तूने अपनी क्या हालत कर दी।
सब मेरी वजह से हुआ। सिद्धार्थ रोते हुए ऋतु को देखकर बोला कि अचानक ऋतु की आंख खुल गई। सीड, चिल्लाती हुई वो ऊपर की तरफ उठी। अचानक से ऋतु उठ गई, जिस वजह से सिद्धार्थ हड़बड़ाया और तभी ऋतु का फोरहेड सिद्धार्थ की नाक से जा टकराया। मम्मी, सिद्धार्थ घबराया हुआ बोला और जमीन पर गिर गया। आउच! फिर सिद्धार्थ ने अपनी नाक पकड़ ली। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूं शिवानी, अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।